Okay, I'm sorry for inconvenience. मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. Okay, let's start over. I'm Dr. Rida Khalid, PGR General Surgery, and today we are going to discuss renal cell physiology. अगर आप लोगों में से किसी को आवाज ठीक से नहीं आ रही हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा. अच्छा, रीनल सेल फिजियोलॉजी से पहले कुछ जो है रीनल एनाटॉमी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. हम 3 लेवल्स पे एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे. एक तो मैं उसकी ब्लड सप्लाई से रिलेटेड बताऊंगी. दूसरा यूरिन का यूरेटर में जो सारे ट्रैक के साथ गुजर कर आता है वो सारा पैसेज उसको डिस्कस करेंगे. और तीसरी चीज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये फर्स्ट एड में कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे कि पहला है, left renal vein receives 2 additional veins, left suprarenal and left gonadal veins. ये राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन का एक डिफरेंस होता है कि लेफ्ट में 2 ट्रिब्यूटरीज एक्स्ट्रा होती हैं. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. Second, renal medulla receives significantly less blood flow than the renal cortex. This makes medulla very sensitive to hypoxia and vulnerable to ischemic damage. अच्छा, जो रीनल मेडुला होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें कि कैप्सूल है, उसके बाद ये जो कैपिलरी नेटवर्क वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं. और आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, और जहां ये रीनल कॉलम्स और रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर को हम मेडुला कहते हैं. लेकिन जो मेडुला है वो हमारा पहले ही एक प्री हाइपोक्सिक स्टेट में होता है. यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है. लूप ऑफ हेनले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे हम आगे. तो जो हाईएस्ट ऑक्सीजन डिमांड है वो इसी एरिया में चाहिए होती है किडनी के. लेकिन ये जो है एरिया, इसकी ब्लड सप्लाई पहले ही लिमिटेड होती है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पर ही होती है. सो अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो पीछे से कम हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, तो इस्कीमिया के चांसेस इसीलिए मेडुला में ज्यादा होते हैं. ये पहले एक प्री हाइपोक्सिक स्टेट के अंदर प्रेजेंट है. दूसरा, जब इस्कीमिया हो जाता है तो कैपिलरी नेटवर्क जो कि मेडुला के अंदर है वो कंजेस्टेड हो जाता है. कंजेशन की वजह से और ब्लड फ्लो नहीं आ पाता और फर्दर जो है वो इस्कीमिया वर्स होता है, नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें. तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है इसमें. थर्ड पॉइंट है, लेफ्ट किडनी इज टेकन ड्यूरिंग लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज इट हैज ए लॉन्गर रीनल वेन. अब इस लाइन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लिविंग. ट्रांसप्लांट जो है ऐसे पेशेंट से करें जो कि जिसके सर्वाइवल चांसेस कम है, डोनर ऐसा हो, तो आप राइट या लेफ्ट किडनी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेबली जो भी आपने लेना है. लेकिन अगर पेशेंट जो है लिविंग है, हेल्दी है, तो प्रेफर किया जाता है लेफ्ट किडनी को. इसकी वजह क्या है कि लेफ्ट किडनी की रीनल वेन लंबी होती है, और लंबी रीनल वेन का हमें क्या बेनिफिट है सर्जरी में, हमें एक सिक्योर एनास्टोमोसिस मिल जाता है. सर्जन को हैंडलिंग में आसान होती है, मैनिपुलेशन आसान होती है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसको मैनेज करना आसान होगा. दूसरी चीज, जो रीनल वेन शॉर्ट होती है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. जो थ्रोम्बोसिस होती है वो पेशेंट को बाद में, डोनर को या रेसिपिएंट दोनों को जो है वो कॉम्प्लिकेट कर सकती है बाद में. तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में पेशेंट के लिए लेफ्ट किडनी को जो है वो प्रेफर किया जाता है. अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं इसके एनाटॉमी को बता दूं आपको कि कैप्सूल के बाद ये जो हमारा कैपिलरी नेटवर्क वाला एरिया है इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इनर मेडुला, और ये जो एक फनल शेप डायलेटेड पोर्शन होता है, यहाँ पर सारा का सारा यूरिन नेफ्रॉन से मेजर कैलिसिस के थ्रू आके पेल्विस में डंप हो रहा होता है. ये थोड़ा डायलेटेड पोर्शन होता है और इससे आगे फर्दर यूरेटर कंटिन्यू हो रही होती है. Renal pelvis is formed by convergence of major calyces, और major calyces 4 to 5 minor calyces की फ्यूजन से बनती हैं. इसको मैं दोबारा भी आगे बताऊंगी. पहले हम आते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ. किडनीज की ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी होती है. रीनल आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की. राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज एओर्टा से आ रही होती हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑफ L1 एंड L2 वर्टेब्रा. के बाद को इसको खोलने वाला नहीं, और वो गालिब सॉरी, इसमें अगर आप में से किसी का माइक ऑन है तो काइंडली बंद कर दें. क्वेश्चन है तो पूछिए. ला इलाहा इल्लहु व अन्ता तुफ़्फ़कून.
अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा एक्सक्यूज मी कोई और गुलाम, खालिक आप प्लीज अपना माइक है जो तुमको ऑफ कर लें। आसमान और जमीन से रिज्क दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ बहके फिरते हो? وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع الأمور। और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुमको अच्छा जी, सॉरी मुझे म्यूट करना पड़ा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी, वीडियो की रिकॉर्डिंग में इशू होगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद अनम्यूट करती हूँ, अगर आप में से किसी का भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि रीनल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट दोनों एब्डोमिनल एओर्टा की ही उसमें से आती हैं, और ये L1 L2 वर्टेब्रल इसकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क के लेवल पे आती हैं, ठीक है। राइट रीनल आर्टरी राइट किडनी की तरफ जाएगी, लेफ्ट रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी की तरफ। अब ये किडनी के लेवल पे आने के बाद ये डिवाइड हो जाती है, हाइलम में आई है ये रीनल हाइलम में, उसके बाद ये बाइफरकेट होगी और ये सेगमेंटल आर्टरीज देगी, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी ये जा रही है हाइलम में पहुंचने के बाद, ठीक है। और इसको सेगमेंटल आर्टरी को बेसिकली फंक्शनल एंड आर्टरी कहेंगे। हमें शायद ये चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हो कि रीनल आर्टरीज जो हैं वो एंड आर्टरीज होती हैं। एंड आर्टरीज का मतलब क्या है कि ये वाहिद सप्लाई है उस रेलिवेंट ऑर्गन की, और अगर ये डैमेज हो गई तो उस ऑर्गन में इस्कीमिया, इन्फॉक्शन, नेक्रोसिस फर्दर जो है प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उसकी ब्लड सप्लाई शंट हो जाएगी अगर ये वाली वेसल्स डैमेज हो गई। सो जो किडनी की फंक्शनल एंड आर्टरीज हैं वो सेगमेंटल आर्टरीज को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ओनली सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पर्टिकुलर किडनी रीजन, ठीक है। अब ये सेगमेंटल आर्टरी है, ये फर्दर जाके इंटरलोबार आर्टरीज में डिवाइड हो रही है, ये देखिए ये इंटरलोबार आर्टरी एक ये जा रही है कि इधर जा रही है। अब ये सेगमेंटल आर्टरी है, इसकी ये इंटरलोबार आर्टरी जा रही है, दूसरी ब्रांच यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब इंटरलोबार आर्टरी क्या है, ये रीनल कॉलम्स में जाकर, रीनल कॉलम से जिन्हें रीनल लोब्स भी कहा जाता है, ये बाउंड्री ऑफ ईच रीनल कॉलम पे जा रही हैं, उसकी साइड्स पे जा रही हैं, दोनों तरफ से उसकी बाउंड्री पे रहती हैं। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दिस रीनल कॉलम जाकर ये डिवाइड हो गई फर्दर। फिर से बता रही हूँ, ये सेगमेंटल आर्टरी ने इंटरलोबार आर्टरी दी, ठीक है, और ये इंटरलोबार आर्टरी अलोंग द रीनल कॉलम जाती रही, और इसके बाद बिल्कुल परपेंडिकुलर या उसके राइट एंगल्स पे इस कॉलम या लोब के जाकर ये डिवाइड हो गई आगे फर्दर ब्रांचेस में, जिसको आर्कुएट आर्टरी कहा जाता है। अब आर्कुएट आर्टरी जो है आगे वो कॉर्टिको मेडलरी जंक्शन पे आ गई, ये कॉर्टेक्स था, ये मेडल्ला था। तो यहाँ पे जो राइट एंगल पे इंटरलोबार आर्टरी में फर्दर डिवाइड होके आर्कुएट आर्टरी दी, वो कॉर्टिको मेडलरी जंक्शन पर आती है, और यहाँ पे कुछ आर्चेस बना रही है, आप देखेंगे, ठीक है। और ये आर्चेस फर्दर इनकम्प्लीट आर्चेस भी ने कहा जाता है, कंप्लीट इनकी ब्रांचेस नहीं हो पाती, ये आर्चेस जो है फर्दर कॉर्टेक्स की तरफ ब्लड लेकर जा रही होती, ठीक है। अब ये आर्कुएट आर्टरी फर्दर जो है वो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में, जो छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस हो गई हैं या आर्चेस बन गई हैं, इनको इंटरलोब्यूलर आर्टरी कहते हैं, जो कि थ्रू आउट कॉर्टेक्स में जाके रेडिएट हो जाती हैं, कि अब यही जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं कॉर्टेक्स को सप्लाई करने के बाद यहाँ पे इनके पास फर्दर ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। कैपिलरी नेटवर्क जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल्स आगे बना देगा, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस की तरफ, अब यहाँ से चले जाते हैं इधर, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज ने फर्दर जो है वो कैपिलरी नेटवर्क उसका मिला और उन्होंने एफरेंट आर्टेरियोल बना दिया। ये आर्टेरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस बनाएगा, विच इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। और इस ग्लोमेरुलस से ये इफरेंट जाएगा। अब यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इफरेंट का मतलब होता है कि विच इज समथिंग कंडक्टिंग टूवर्ड्स, इनवर्ड्स जा रही है, उस चीज की तरफ जा रही है, उसको एफरेंट कहेंगे। और कंडक्टिंग आउटवर्ड्स या अवे फ्रॉम दैट सोर्स, उससे दूर जा रही है, उसको इफरेंट कहा जाता है, ये इफरेंट है। ये देखिए इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके जा रहा है ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट जो है वो बाहर की तरफ लेकर जा रहा है, उसको इफरेंट कहेंगे। अब ये फर्दर इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना देगा हमारे नेफ्रॉन के अलोंग। अब आगे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर शुरू हो गया, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होगा, ताकि जो सोल्यूट्स की वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो दोबारा ब्लड में इंटरस्टिशियम में यहाँ से जाती है।
ठीक है, अब एक दफा मैं आपको दोबारा से इसको बताती हूँ। रीनल आर्टरी है, एब्डोमिनल एओर्टा से आई, अच्छा जी, रीनल आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से आई, हाइलम में पहुंच के ये सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होगी। मैंने बताया कि इसको फंक्शनल एंड आर्टरी भी कहा जाता है। अब सेगमेंटल आर्टरी जो है वो रीनल कॉलम्स या रीनल लोब्स के लेवल पर जाके जो है वो ईच कॉलम की बाउंड्री पे जाती है इंटरलोबार आर्टरी बन के, उसकी बाउंड्रीज में प्रेजेंट है। और उसके बाद यही इंटरलोबार आर्टरी परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू दिस रीनल कॉलम, ठीक है, इस रीनल कॉलम पे जाके ये डिवाइड हुई और इसने आर्कुएट आर्टरी दी। आर्कुएट आर्टरी ने फर्दर आर्चीज बनाई, छोटी छोटी ब्रांचेस थी जिनको इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहा जाता है। ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, और आर्कुएट आर्टरी जो थी वो कॉर्टिकोमेडलरी जंक्शन पे प्रेजेंट थी। और इसके बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरीज ने फर्दर जो है वो कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू एक इफरेंट आर्टेरियोल बनाया, वो ग्लोमेरुलस उन्होंने फर्दर बनाया, और ग्लोमेरुलस से आगे इफरेंट आर्टेरियोल एंड पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क बनता गया। ऐसे हुआ, ठीक है। इसी तरह रीनल वेन का है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊं कि यूरिन का जो डंप करने का है सिस्टम, उसको भी अच्छा, एक चीज का है कि रीनल कॉलम्स क्या होते हैं, कि ये कॉर्टेक्स था, ये मेडुला था। रीनल कॉलम को डिस्कस कर लूंगी मैं। ये रीनल कॉर्टेक्स की ही थोड़ी एक्सटेंशंस होती हैं जो कि मेडुला के अंदर आ रही हैं। देखिए, ये कॉर्टिकोमेडलरी जंक्शन को क्रॉस करके ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स और यूरिनरी ट्यूब्यूल्स को कॉर्टेक्स से मेडुला या मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जो है इनकी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। आप देखिए, यहाँ से ब्लड इधर जा रहा है, यूरिन यहाँ से इधर आएगा, सो रीनल कॉलम्स के थ्रू हो रहा होता है कि पैसेज वे होता है उनका, ठीक है। और दूसरी एक चीज होती है रीनल पिरामिड्स। ये इनर मेडुला के अंदर टोटली प्रेजेंट होते हैं रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और ये पिरामिड्स जो हैं वो ट्रायंगुलर या कोन शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है इनको। और हर जो इस पिरामिड की जो एपिक्स होती है उसको जो है वो पेपिला, रीनल पेपिला कहते हैं। यहाँ पे आके ये रीनल पेपिला बनेंगे, ये वाले कॉर्नर। और ये जो है हमारे नेफ्रॉन की जो ये कलेक्टिंग डक्ट्स थी वो हर रीनल पेपिला के अंदर आके ओपन होती हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है। और उन सब नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो यहाँ पर आके, ये वाला जो स्ट्रक्चर है रीनल पेपिलाए, इनके लेवल्स पर आके वो यहाँ पे आके परफोरेट करके ओपन होगी। और यहाँ से यूरिन जो है वो फर्दर इनको, इस एरिया को, रीनल पेपिला से आगे वाले एरिया को मेजर कैलिसिस कहते हैं, सॉरी माइनर कैलिसिस कहते हैं। यहाँ से 4 और 5 माइनर कैलिसिस फ्यूज करके फर्दर मेजर कैलिसिस बनाती है, और मेजर कैलिसिस यहाँ रीनल पेल्विस में आके ओपन हो जाती हैं। दोबारा से मैं बता रही हूँ, ये सारे नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला में प्रेजेंट है, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जो हमारा फाइनल यूरिन बना है वो, ये कलेक्टिंग डक्ट्स रीनल पेपिलाए, इधर रीनल पेपिला के एपिक्स पे आके यहाँ पे परफोरेट करके ओपन होंगी। उसके बाद यहाँ पे माइनर कैलिसिस प्रेजेंट होगी पेपिला से आगे। 4 to 5 माइनर कैलिसिस मिलकर जो है वो मेजर कैलिसिस बनाएंगे, और मेजर कैलिसिस इधर रीनल पेल्विस में आके सारा यूनिट यूरिन डंप कर देंगे, वहां से यूरेटर के थ्रू फर्दर ब्लैडर में लेके जाया जाएगा। अब आप ये देखें कि जो रीनल पिरामिड्स हैं इनकी बेस जो है वो प्रेजेंट है कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। और एपिक्स जो है वो इनर मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, जिसको पेपिला भी कहा जाता है। आई होप इसका आपको सारा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। चलिए, नेफ्रॉन का भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इफरेंट आर्टेरियोल है, ग्लोमेरुलस है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, और इफरेंट आर्टेरियोल है, ये बोमेन्स कैप्सूल है जिसके अंदर बोमेन स्पेस प्रेजेंट है। इसमें सारा का सारा जीएफआर जो हमारा फिल्ट्रेट है इसमें प्रेजेंट होगा। और उसके बाद ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। उसके बाद ये हमारी थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये thick ascending loop of Henle, distal convoluted tubules, collecting tubules and then collecting ducts. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, थोड़ा सा ग्लोमेरुलस को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से रिलेटेड पैथोलॉजिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एफरेंट आर्टेरियोल, सॉरी ये एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, और ये सारा ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। इसके बाद ये इफरेंट आर्टेरियोल है जो कि फर्दर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, सॉरी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की तरफ जा रहा होगा।
अब इफेरेंट आर्टेरियोल्स, इसमें जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो इसका बैरियर है जिसको कहते हैं, इसमें जीएफआर हमारा फिल्ट्रेशन मेन फंक्शन करवाना होता है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। वो तीनों लेयर्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहली तो इसमें जो लेयर आती है वो देखिए कैपिलरी की, ये एंडोथीलियम है। ये यहाँ से बेशक देख लें, यहाँ से यूरिन आ रहा है, ये कैपिलरी की एंडोथीलियम प्रेजेंट है। और इसके अंदर जो है एंडोथीलियल सेल्स होते हैं साथ में, और ये फेनिस्ट्रेटेड होती है, ये वाली लेयर इसमें एरोस नजर आ रहे हैं, ये लेयर एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये फेनिस्ट्रेटेड होती है। फेनिस्ट्रेटेड का क्या फंक्शन होता है? फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज हमारी बॉडी में उस जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन या फिर सिक्रीशन पर्पस चाहिए होता है। जो फिल्ट्रेशन, जैसे कि सीलरी प्रोसेस ऑफ आई में, कोरॉइड प्लेक्सस के अंदर और किडनी में, यहाँ पर जो है वो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। सो एंडोथेलियम विद फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज पहला बैरियर आती है। सेकंड जो है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये रही, ये वाली है, ये ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मिडल लेयर। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो, इसका एक सबसे मेन फंक्शन, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिवली चार्ज होती है। नेगेटिवली चार्ज जब ये होगी तो इसमें जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को ये जो है अट्रैक्ट नहीं करेगी, उनको जो है वो इससे दूर जाएंगी, वो फिल्टर नहीं होंगी, वो हमारे ब्लड के अंदर ही रहेंगी। इसके नेगेटिवली चार्ज होने का ये फायदा होता है। और उसके बाद तीसरी लेयर आती है, आउटर एपिथेलियल लाइनिंग होती है, और इसके अंदर ये स्लिट पोर्स, इनको पोडोसाइट्स भी कहते हैं, ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कि ये बोमेंस कैप्सूल है बाहर, इसकी पेराइटल लेयर है, और जो पोडोसाइट्स वाली लेयर होती है वो बोमेंस कैप्सूल की ही विसरल लेयर उसको कहते हैं। और ये भी ग्लोमेरुलर, जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो है बैरियर होता है, सॉरी, उसका जो है थर्ड कंपोनेंट ये पोडोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये दरमियान में बोमेन स्पेस है जिसमें कि सारा हमारा फिल्ट्रेट जाएगा और उससे आगे फर्दर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, फुल नेफ्रॉन से पास करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दोबारा देखना बैरियर को मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ये एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर, जो इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको कैपिलरी एंडोथेलियम कहते हैं। फेनिस्ट्रेटेड होती है, फेनिस्ट्रेटेड इसलिए है कि रीअब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन का पर्पस हमारा चाहिए होता है, इसलिए बॉडी में उन उन जगहों पे प्रेजेंट होती है। तो सेकेंड बैरियर है इसके आउटर, इससे जो मिडल लेयर कहेंगे, इस एंडोथेलियम से बाहर पड़ी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है ताकि पोडोसाइट्स या विस्ट्रल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्स आगे सेपरेटली डिस्कस होगा, हम इसको दोबारा से वहां पर पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, अच्छा इसमें अब है कोर्स ऑफ यूरेटर। ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी से मेरे ख्याल इसको भी आगे तक थोड़ा फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लें कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इस पर। अच्छा, रीनल फिजियोलॉजी में अब ये फ्लूइड कंपार्टमेंट्स आ गए हैं। टोटल बॉडी वाटर में पता है 60% हमारी बॉडी का जो है वो टोटल बॉडी वाटर है। सिंपल, इसमें फर्दर दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1/3 है, और 60% मतलब ये 20% हो जाएगा, और 40% बाकी का वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, 2/3 इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये फर्दर डिवाइड होता है, 28 लीटर्स होता है, और ये सॉरी 14 लीटर होता है। ये फर्दर दो में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड फर्दर 11 लीटर्स होता है, और प्लाज्मा 3 लीटर्स होता है। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम, उसमें तकरीबन 28 लीटर वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि 40% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे है सॉल्टी बनाना, इसका एक निमोनिक दिया हुआ है कि आउटसाइड। ये है कि ईसीएफ का जो मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयन होता है, वो सोडियम होता है। अब सोडियम ऑन द आउटसाइड एंड पोटाशियम ऑन द इनसाइड। पोटाशियम इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का मेन कंपोनेंट है, 151 मिलीमोल पर लीटर इसका नॉर्मल वैल्यू होती है इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर इसकी अराउंड 4 मिलीमोल तक होती है।
तो ये 60-40-20 का रूल है। 60% टोटल बॉडी वाटर है, 40% इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का और 20% जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का है। और आईसीएफ की बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें मेन आयंस है हमारे पास। पोटाशियम मेनली मैंने बताया है 151 मिलीमोल पर लीटर तक है। मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स वो प्रेजेंट होते हैं आईसीएफ के अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एल्ब्यूमिन यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ईसीएफ के फर्दर दो पार्ट्स हैं, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली जो है इसके अंदर प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्लाज्मा वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय रेडियो लेबलिंग एल्ब्यूमिन। अच्छा, ये थोड़ा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी सवाल है कि जो रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन अब क्या चीज है, और हम लोग प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए एल्ब्यूमिन ही क्यों दे रहे हैं। जो रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन है उसके अंदर ये आयोडीन 125 की स्मॉल अमाउंट जो है वो एल्ब्यूमिन में साथ उसमें अटैच कर दी जाती है। और इसमें ये होता है कि एल्ब्यूमिन चूंकि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये एक ट्रेसर मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करती है और ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही रहेगी। हमें पता है प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही रहती हैं नॉर्मल पर्सन के अंदर। अगर किसी पेशेंट को कोई इश्यू हो, ठीक है, तो फिर उसमें होता है ना कि एडिमा होता है और प्रोटीन जो है वो स्पेसेस में जाना शुरू करती हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन के अंदर हमें पता है कि ये प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है, ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही रहेगी। तो हम इसको एज ए ट्रेसर देते हैं, ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है और इसके बाद इसकी कंसेंट्रेशन को मेजर करके देखते हैं कि अब इसने प्लाज्मा को कितना डाइल्यूट कर दिया है। और जितना ज्यादा जो है ये ट्रेसर डाइल्यूट होगा उतना ही हमारा प्लाज्मा का वॉल्यूम होगा। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए फॉर्मूला हमारे लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है पार्ट 1 से रिलेटेड, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर आपने प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करना है तो आपने ऐसी चीज इंजेक्ट करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा के अंदर ही रिटेन रहे, बाकी किसी कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। सो रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन दी जाती है और उसको रेडियो लेबल कंपैरिजन का कैसे करते हैं कि जो इंजेक्टेड डोज जब हम देते हैं तो उसकी रेडियो एक्टिविटी पहले चेक की जाती है और उसके बाद जब चेक किया जाता है पेशेंट का तो उसमें अब रेडियो एक्टिविटी उसकी चेक करते हैं और इन दोनों ब्लड सैंपल्स की रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं, जिससे पता चलता है। और जितना ज्यादा ये डाइल्यूट हो जाएगा ट्रेसर, उसका मतलब ये है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम उतना ही ज्यादा है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कैन बी मेड बाय इन्यूलिन और मैनिटोल। इन्यूलिन और मैनिटोल ईसीएफ वॉल्यूम के लिए क्यों करते हैं कि वही कॉन्सेप्ट वही है कि ये इन्यूलिन और मैनिटोल फर्दर जो है वो किसी और कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ही कंप्लीटली रहेगा। दूसरी चीज, ये नॉन मेटाबोलाइजेबल है, ये मेटाबोलाइज नहीं होगा, ये किसी भी और तरीके से मतलब कि मेटाबोलाइज हो या इसकी कुछ ट्रेसर्स बॉडी के अंदर रह जाए, नहीं, ये एज इट इज जाएगा, उसी तरह फिल्टर होगा, उसी तरह सिक्रीट होगा और इस तरह यूरिन में आ जाएगा। ठीक है, सो ईसीएफ वॉल्यूम अगर चेक करना है तो इन्यूलिन या मैनिटोल, इन्यूलिन ज्यादा प्रेफर किया जाता है उस मेथड के थ्रू। और फॉर्मूला अगेन आपसे वो नहीं पूछेंगे इसका, बस पता होना चाहिए कि किस चीज का वॉल्यूम हम किससे मेजर करते हैं। सीरम ऑस्मोलैरिटी 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर केजी वाटर होती है, नॉर्मल बताई गई है। प्लाज्मा का वॉल्यूम अगर चेक करना है तो टोटल बॉडी जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है इसमें उसमें 1 माइनस हेमाटोक्रिट कर देंगे। हमें पता है कि हमारी जो सेल्स की आरबीसी की कंसंट्रेशन उसको हेमाटोक्रिट कहा जाता है। अच्छा जी, आई होप यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये था। अच्छा, आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है जिसको हमने इसका पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, लेकिन आगे हर लेयर की अलग सिग्निफिकेंस है जिसका मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू साइज इन चार्ज सेलेक्टिवली। ये फ्रीली फिल्टर किसी भी चीज को नहीं कर रहा, हर लेयर का एक सेपरेट फंक्शन है। इसमें ये 3 लेयर्स हैं, इट इज कंपोज ऑफ फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम जैसे मैंने बताया था। फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है जो नेगेटिवली चार्ज होती है और ये टाइप 4 कोलाजन से बनी होती है। एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू की एक और लाइन आई है।
एंड हेपरिन सल्फेट। अब हेपरिन सल्फेट का क्या है कि स्पेसिफिकली इसमें हेपरिन सल्फेट क्यों प्रेजेंट होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो प्रोटियोग्लाइकन या ग्लाइकोमाइनस ग्लाइकोलिक एसिड जो है कौन सा प्रेजेंट है हमारे इस बैरियर के अंदर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हेपरिन सल्फेट भी एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज होती है, इसी वजह से जो है वो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज है कि इसमें हमें पता है कि विस्ट्रल लेयर ऑफ लुमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होती है, इसमें पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस होते हैं। अब भी है चार्ज बैरियर नेगेटिवली चार्ज होता है, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक एल्ब्यूमिन और अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। साइज का बैरियर होता है, जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम है जो सबसे पहले इनको इनर मिलती है फिल्ट्रेशन के दौरान, उसमें यह कि वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा पार्टिकल नहीं जाने देती आगे। साइज 100 नैनोमीटर से कम कम हो तो वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, ये साइज बैरियर है। और जो फर्दर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज को रोक लेगी वहीं पर, और फिर थर्ड जब लेयर आएगी तो वो उसमें स्लिट डायफ्राम इनके पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वो स्लिट्स बना देते हैं अपने फूड प्रोसेस के थ्रू। ये 40 to 50 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा साइज पास नहीं होने देते साइज का। सो ये बैरियर तीनों लेयर्स में डिफरेंट फंक्शन कर रहा है। पहली एंडोथेलियम पे 100 नैनोमीटर से कम साइज वाले पार्टिकल्स को फिल्टर कर देंगे, बाकियों को वहां रोक देंगे। फिर सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नेगेटिवली चार्ज है, वहां से नेगेटिवली चार्ज जो हमारी सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन मेनली है वो वहां पर रोक दी जाएंगी। फिर थर्ड लेयर पे आएंगे तो 50 से 60 नैनोमीटर साइज वाले वहां पे फिर रोक लिए जाएंगे और उससे कम वाले फिल्टर हो जाएंगे आगे। रीनल क्लियरेंस, अभी थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रीनल क्लियरेंस क्या चीज होती है? वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड इन द यूरिन पर यूनिट टाइम। इससे पहले रीनल क्लियरेंस से पहले एक दफा मैं जीएफआर का कॉन्सेप्ट बता दूं कि जीएफआर क्या है। वो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है विच इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज और ग्लोमेरुलस ईच मिनट, वो जीएफआर है। और एस्टिमेटेड जीएफआर क्या होता है, जो कि हम अपने क्लिनिकल लेवल में किसी पेशेंट का जब चेक करना होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रेटिनिन करवा कर देखते हैं, अच्छा किडनी फंक्शंस को असेस करना है किसी भी वजह से, तो हम लोग क्रेटिनिन और यूरिया करवाते हैं। तो क्रेटिनिन लेवल से हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं इसका जीएफआर या फिर उसका किडनी का फंक्शनल स्टेटस कैसा होगा, ठीक है, वो एस्टिमेटेड ईजीएफआर उसको कहा जाता है। और वैसे जीएफआर क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनीज ईच मिनट है। तो रीनल क्लियरेंस क्या है? ये किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस है, उस स्पेसिफिक सब्सटेंस की जो है वो यूरिन में क्लियरेंस पर यूनिट टाइम उसको बता रही होती है। और अगर ये कम हो जीएफआर से तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन सॉरी, और वो फ्रीली फिल्टर नहीं हो पा रही वो सब्सटेंस। अगर वो जीएफआर से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि वो टिब्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रही है। और अगर वो जीएफआर के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि उसकी ना ही रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ब्लड में, ना ही वो सिक्रीट हो रही है। और इसका फॉर्मूला यही है कि यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे यूरिन के फ्लो रेट से, डिवाइड करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, इसको रीनल क्लियरेंस कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है सबसे जरूरी चीज, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ने बताया कि व्हाट इज जीएफआर, इज टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनीज ईच मिनट। और ईजीएफआर एस्टिमेटेड जीएफआर वो है जो कि हम क्लिनिकली किसी भी पेशेंट को उसका किडनी फंक्शन स्टेटस चेक करने के लिए देख रहे होते हैं। अच्छा, inulin clearance can be used to calculate GFR because it is freely filtered and is neither reabsorbed nor secreted। जैसे कि इसी वॉल्यूम को चेक करने के लिए आप इन्यूलिन को इंजेक्ट करते हो ब्लड में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ना ये रिएब्सॉर्ब होनी है ना ही ये सिक्रेट होनी है। इसी तरह जीएफआर को भी आप चेक करना है तो इन्यूलिन क्लियरेंस देखी जा सकती है। इसमें इसका उन्होंने फार्मूला भी दिया हुआ है। अभी तक एग्जाम में ऐसा फार्मूला या उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आया नहीं है, लेकिन आपको इन सबकी डेफिनेशन या फिर हर किसी का अलग कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, क्रेटिनिन क्लियर, अच्छा नॉर्मल जीएफआर की वैल्यू भी बताई हुई है, कुछ बुक्स इसको कहती हैं 125 ml पर मिनट है, लेकिन फर्स्ट एड के मुताबिक या सीपीएसपी की के मुताबिक अब इसको 100 ml पर मिनट भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्रेटिनिन क्लियरेंस इज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ जीएफआर
slightly overestimate GFR because creatinine is moderately secreted by proximal renal tubules. ये वही बात हो रही है कि अगर हमने क्लिनिकली किसी पेशेंट का वैसे किडनी स्टेटस चेक करना है तो हम उसका क्रेटिनिन क्लियरेंस यानी कि उसकी बॉडी में क्रेटिनिन को चेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा आती है क्योंकि क्रेटिनिन जो है वो टिब्यूल्स में सिक्रीट भी हो रहा होता है। renal blood flow autoregulation. Autoregulatory mechanism help maintain a constant renal blood flow and GFR to protect the kidney from rapid fluctuations in renal perfusion pressure that could cause renal injury leading to reduced glomerular filtration. पता है कि हमारी किडनी में ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर से ब्लड फ्लो को रीनल ब्लड फ्लो को इसको खुद ही मेंटेन करे। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है या फिर किसी भी ट्रॉमा या किसी वजह से हेमरेज की वजह से वो शॉक में जा रहा है तो ये उसको कंजर्व करके रखेगा। ये है ऑटो रेगुलेशन, किडनी के लेवल पे होती है जिसमें रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन ये सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और दो चीजें हैं अब किडनी के लेवल पे, एक मायोजेनिक रिस्पॉन्स आ रहा है, एक टिबुलोग्लोमेरुलर रिस्पॉन्स आता है। मायोजेनिक में क्या होता है कि आर्टीरियल प्रेशर जब रेज होता है, ब्लड में आर्टीरियल प्रेशर रेज हो गया है तो इफरेंट आर्टेरियोल स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल जो कि ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेके जा रहे हैं उनमें जब स्ट्रेच आएगा तो वो मैकेनिकल एक्टिवेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स करेगा। स्मूथ मसल्स वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे इन आर्टेरियोल्स की, बताएंगे और इन्हें ब्लड फ्लो को कम करेंगे। यानी कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, उसका आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो गया है तो किडनीज उसको इस तरह से कम करेंगे कि इफरेंट आर्टेरियोल्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा दी जाएगी ताकि रीनल ब्लड फ्लो ही आगे की तरफ कम हो। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो इसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर में क्या होता है कि NaCl फिल्ट्रेट सेंस्ड बाय मैक्युलर डेंसर सेल, ठीक है। वो ये करता है कि अगर हमारी बॉडी में हमने कंजर्व करना है वाटर को तो मैक्युलर डेंसा के लेवल पर जाके सोडियम क्लोराइड ज्यादा प्रेजेंट होगा। मैक्युलर डेंसा सेंस कर लेता है उसकी सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन को कि वो देखेगा कि यूरिन हाइपोटोनिक हो गया उसकी वजह से, तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल करवाएगा, रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देगा ताकि फर्दर जो है वो जीएफआर कम हो और सोडियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन जो है कि फर्दर जो है वो उसमें सिक्रीशन ना हो पाए, ठीक है। इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या चीज है? इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड, पीएच क्लियरेंस चेक की जाती है रीनल प्लाज्मा फ्लो देखने के लिए कि फिल्ट्रेशन कितनी हुई है और उसके बाद सिक्रीशन करने के बाद जो है वो जो कंप्लीट एक्सक्रीशन ऑफ पीएच होगी उससे हमें पता चलेगा कि प्लाज्मा फ्लो कितना था। इसका भी इसमें फार्मूला दिया हुआ है और हमें एक यूजली जो कार्डिक आउटपुट का 20 to 25% है ब्लड, कार्डिक आउटपुट में जितना भी ब्लड हमारे जा रहा होता है एओर्टा में उसका 20 to 25% शेयर जो है वो किडनीज को प्रोवाइड किया जाता है। सो जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो अंडर एस्टिमेट ट्रू प्लाज्मा फ्लो को थोड़ा सा उससे कम बताएगा। ये जैसे यहाँ पर है इफरेंट आर्टेरियोल से जा रहा है पीएच, ठीक है। यहाँ पर जो है इफरेंट से आ रहा है बाहर, यहाँ पे थोड़ा सा ये 20% फिल्टर हो जाता होता है लेकिन फर्दर आकर ये 80% पीसीटी के अंदर आके ये सिक्रीट हो जाएगा और 100% जो है वो वापस हमारे यूरिन से सिक्रीट होगा। इसलिए प्लाज्मा फ्लो को चेक करने के लिए पीएच, पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड क्लियरेंस चेक की जाती है। फिल्ट्रेशन, अब फिल्ट्रेशन का क्या चीज है? हमें पता है कि ग्लोमेरुलस के लेवल पे फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन प्रेशर, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, ये सब चीजें क्या है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पहले देख लेते हैं। ये है कि परसेंटेज ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो दैट इज फिल्टर्ड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है कि जितना प्लाज्मा फ्लो, यहाँ पर डायग्राम के साथ में देख लेते हैं कि जितना प्लाज्मा फ्लो यहाँ पर आ रहा था ग्लोमेरुलस में उतने में से कितना परसेंटेज ऐसी है जो कि फिल्टर्ड होके इन ट्यूब्यूल्स में गया है। ये फिल्टर्ड, इससे जब आप देख लें जितना यहाँ पे फ्लो आया था उसमें से कितना परसेंट यहाँ पे फिल्टर होके आया, उसको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको मेजर करने के लिए का फॉर्मूला है GFR इज डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। नॉर्मली ये 20% है कि जितना यहाँ पे फ्लो आया था उसका 20% पहली बारी में फिल्टर हो जाता है। सेकेंड चीज है फिल्टर्ड लोड। अब क्या चीज है, ठीक है। फिल्टर लोड एक है कि किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस है, ठीक है,
एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है विच इज फिल्टर्ड इनटू बोमन स्पेस ऑफ दिस किडनी पर यूनिट टाइम, उसको फिल्टर्ड लोड कहते हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कंप्लीट जो है वो रीनल हमारा जितना भी फ्लो आया था उसका जितना फिल्टर्ड हुआ है उसका है फिल्टर्ड लोड किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में है कि वो कितनी बोमन स्पेस में फिल्टर होने के बाद प्रेजेंट है। तो इसमें जीएफआर को मेजर करते हैं उस सब्सटेंस की प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, उससे मेजर किया जाता है। GFR can be estimated with creatinine clearance, अभी ये चीज ऊपर डिस्कस की है। Renal plasma flow is best estimated with pH clearance। अब यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने प्लाज्मा फ्लो को वैसे चेक करना होता है ब्लड के अंदर, तो हम उसमें हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है कि इन्योलिन देते हैं ECF के लिए, इन्योलिन और या फिर आप देते हैं मैनिटोल। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम वैसे चेक करना है ब्लड का तो उसमें रेडियो लेवल्ड एल्ब्यूमिन दिया जाता है। और रीनल प्लाज्मा, अगर रीनल या किडनी का प्लाज्मा फ्लो चेक करना है तो पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड, इसकी क्लियरेंस को चेक किया जाता है। जीएफआर के लिए हमने एस्टिमेट करना है तो क्रेटिनिन क्लियरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे 3-4 इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि जीएफआर को अगर हमने मेजर करना है, सीपीएसपी के कुछ स्कीम ऐसे है कि अगर वो पूछते हैं कि जीएफआर कैन बी मेजर्ड बाय, तो मेजर्ड में आपने इन्यूलिन क्लियरेंस बताना है। और अगर वो कहते हैं एस्टिमेट, क्योंकि इन्यूलिन क्लियरेंस जो होती है वो प्रॉपर फॉर्मूला के थ्रू होती है, और जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन का मतलब है कि अंदाजा लगाना, तो उसको क्रेटिनिन क्लियरेंस से क्रेटिनिन के थ्रू चेक कर लिया जाता है, एस्टिमेट कर लिया जाता है। सो क्वेश्चन में मेजर या एस्टिमेट इस तरह से फर्क आ जाता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि जीएफआर को क्लिनिकली मेजर कैसे करना है, तो फिर भी दोबारा से क्रेटिनिन क्लियरेंस आएगा। दोबारा बता रही हूँ, अगर पूछते हैं कि मेजर करें जीएफआर को तो इन्यूलिन क्लियरेंस चेक करनी है, मेजर करेंगे फॉर्मूला के थ्रू। अगर एस्टिमेट का ऑप्शन आता है तो एस्टिमेट हमने करना है क्रेटिनिन क्लियरेंस के थ्रू, ठीक है। और अगर कहते हैं टू मेजर दिस जीएफआर क्लिनिकली, तो अगेन क्रेटिनिन क्लियरेंस, हम लोग क्लिनिकली जो है वो क्रेटिनिन के थ्रू ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस है, उनका एक्शन है ग्लोमेरुलस के लेवल पे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स डायलेट एफरेंट आर्टेरियोल्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स है नॉर्मली किडनी में बन रहे हैं, कि एफरेंट आर्टेरियोल्स को जब डायलेट कर देते हैं, जब वो डायलेट करेंगे तो रीनल प्लाज्मा फ्लो ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो है सो एनसेड्स का इसमें यह कि एनसेड्स इसके ऑपोजिट जाएंगी। एनसेड्स क्योंकि हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर रही होती हैं, तो वो इसके अगेंस्ट एक्ट करेंगी। और एक चीज है एसी इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है, वो इफरेंट आर्टेरियोल्स की जब कंस्ट्रिक्शन करवाता है तो उसने रीनल प्लाज्मा फ्लो को कम कर देना है। जब प्लाज्मा फ्लो कम होगा तो जीएफआर उसकी वजह से ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा आएगा उसकी वजह से। अब ऐसा क्यों है कि इफरेंट आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन की वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो तो कम हो रहा है, तो जीएफआर क्यों ज्यादा हो रहा है? उसको भी तो कम होना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि जब रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पीछे की तरफ इंक्रीज कर जाता है। जब हाइड्रोस्टैटिक पीछे जो फ्लूइड रह पाएगा, जो रह गया है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, वो फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ग्लोमेरुलस के अंदर एक डैम इफेक्ट आ जाएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हुआ, उसको कम किया है कंस्ट्रिक्शन से, तो जो सारा का सारा यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, उसका डैम इफेक्ट आएगा, वहां पे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस जगह पे रेज कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा। और जब कैपिलरी का प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेट एक दफा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें बस ये फर्क ये है कि पूलिंग हो जाती है एक चीज की, प्रॉपर फिल्ट्रेशन को रोका जा रहा है, इसकी वजह से पीछे पूलिंग हो जाएगी ब्लड की, तो वो प्रेशर को रेज करेगी, फिर उस प्रेशर की वजह से जो है फिल्ट्रेशन दोबारा से ज्यादा हो जाएगी। जब फिल्ट्रेशन ज्यादा आएगी, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा आएगी, यानी कि इसमें ज्यादा परसेंटेज जो है टिब्यूल्स के अंदर फिल्टर्ड पोर्शन की प्रेजेंट होगी। इसलिए कहते हैं कि इफरेंट आर्टेरियोल्स की जब कंस्ट्रिक्शन हो रही है, एंजियोटेंसिन करवा रहा है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो तो कम हो जाएगा, लेकिन जीएफआर उसकी वजह से ज्यादा हो जाएगा। अब ये है कि एसी इनहिबिटर्स का एक्शन में पता है कि एंजियोटेंसिन 2 उसकी कन्वर्जन को बेसिकली ये रोक रहा होता है 1 की 2 में, तो ये इस साइड पे एक्ट करता है। नेक्स्ट चेंजेस इन ग्लोमेरुलर डायनामिक्स, ये कुछ चीजें हैं
इसमें ये है कि इफरेंट आर्टेरियोल जब कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जीएफआर भी कम होगा, लेकिन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही चीज कि अगर इफरेंट आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से पीछे की तरफ सारा ब्लड डैम इफेक्ट की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को तेज करेगा, और उस प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी और जीएफआर इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से टिब्यूल्स में बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो जीएफआर कम हो जाता है। अच्छा, ये क्या चीज है? प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो गई तो जीएफआर कम क्यों होगा? जब प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो कैपिलरीज और इंटरस्टिशियम इर्द गिर्द से फ्लूइड को खींचेंगी, ताकि वो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करें। प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनका एक्शन भी यही है ना, कि इर्द गिर्द से ये पानी को खींच के कंपार्टमेंट के अंदर रखेंगी, उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन ये करती है। प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जब इट पुल्स फ्लूइड बैक इनटू कैपिलरीज, और उसके बाद ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को भी वहां पे रोकेगी। ठीक है, ये सारा का सारा ब्लड यहाँ पर अंदर रिटेन करेगी ब्लड के अंदर, और ये रोकेगी कि आगे फिल्ट्रेशन ना की जाए, क्योंकि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी खराब हो रही है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इनकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो फिर जीएफआर उस वजह से कम आगे आएगा, और जीएफआर जब कम आएगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम आ जाएगी। लेकिन ये सारे प्रोसेस से रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर यही रीनल प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो जीएफआर ज्यादा होगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है तो वो ब्लड जो है उसको ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएंगे फ्लूइड को ब्लड के अंदर, और ज्यादा जो फ्लूइड है वो हमारे फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है यूरेटर की कंस्ट्रिक्शन जो है, उसकी वजह से भी जीएफआर कम होता है। अब सब यूरेटर की कंस्ट्रिक्शन का क्या ताल्लुक है? क्योंकि जब यूरिन फ्लो ओवरऑल हमारे पास यूरेटर में आके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो वो पीछे की तरफ जो है वो प्रेशर को बिल्डअप करेगा। ठीक है, रीनल पेल्विस के अंदर पहले आएगा और उसके बाद वोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पे आके रीनल प्रेशर बिल्डअप होगा, यहाँ सारी टिब्यूल से वापस यूरिन जो है यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा, जो कि हमें फिल्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो फर्दर अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कि फिल्टर होनी है वो भी कम हो जाएगी। सो यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से तो उसमें भी जीएफआर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में रीनल प्लाज्मा फ्लो पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और जीएफआर फर्दर डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों है? डिहाइड्रेट पेशेंट में ये होता है कि जब जीएफआर जो है कि हमारी जो बॉडी है डिहाइड्रेशन में वो अटेम्प्ट करेगी कि फ्लूइड अंदर कंजर्व रहे, ठीक है, तो वो एफरेंट आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा देगी। ये वाला एक्शन होगा, एफरेंट आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा के रीनल प्लाज्मा फ्लो को वो कम करेगी, ब्लड को ग्लोमेरुलस में एंटर होने से रोकेगी। जब ये बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा तो इसकी वजह से जीएफआर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन में चूंकि वाटर को कंजर्व करना चाह रही है, इसलिए ये प्लाज्मा फ्लो बहुत ज्यादा कम होगा और जीएफआर उसकी वजह से कम होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी। अब ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्यों ज्यादा होगी? इसका मतलब है कि इसमें डिहाइड्रेशन में वाटर को कंजर्व कर लिया है लेकिन सोल्यूट्स फिल्टर हो सकते हैं। Notably for patients undergoing nephrectomy, there is a proportionate decline in renal function. नेफ्रॉन नंबर्स कम हो जाते हैं। ऐसा पेशेंट जब नेफ्रेक्टमी हो गई है तो इसका मतलब है पार्शियल हो या कंप्लीट हो, तो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स या मेडुला जहां भी प्रेजेंट थे उनका नंबर कम हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग किडनी का फंक्शन है वो कम होगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट। अब यहाँ पे फिल्टर्ड लोड की बात हो रही है और एक्सक्रीशन रेट। फिल्टर्ड लोड तो पहले बताया कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो कि फिल्टर हुई है ग्लोमेरुलस से बोमन स्पेस के अंदर, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको फिल्टर्ड लोड कहते हैं। उसको मेजर करते हैं जीएफआर इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। लेकिन एक्सक्रीशन रेट क्या है? एक्सक्रीशन रेट ये है कि रेट एट विच सब्सटेंस लाइक ए ड्रग और एनी वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जिस रेट पे वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो रहा होता है उसको एक्सक्रीशन रेट कहते हैं। और ये हम यूजुअली जो है डोजेज ऑफ द ड्रग्स के लिए जो है एक्सक्रीशन रेट फार्माकोलॉजी में तब ये यूज किया जाता था। और इसमें भी ये है कि यूरिन फ्लो रेट चेक करते हैं और फिर उसकी यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, इससे ये एक्सक्रीशन रेट आता है।
अब है रीअब्जॉर्प्शन रेट, ये क्या है? ये फिल्ट्रेशन रेट में से एक्सक्रीशन रेट को माइनस कर दें, जितना वो फिल्टर्ड हुआ है और उसके बाद जितना वो एक्सक्रीट हुआ है, ये उसका बेसिकली है। सिक्रीशन रेट क्या है कि जितनी सब्सटेंस एक्सक्रीट हुई और उसमें से कितनी फिल्टर हो गई, ये उसके डिफरेंस को बताया गया है। और एक सबसे सारे सिनेरियो में फिल्टर्ड लोड का बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछा हुआ है। इसके बाद इस चीज का पूछा है, फ्रैक्शनल जो हमारे पास एक्सक्रीशन होती है सोडियम की, उसको कहा जाता है fractional excretion of sodium. It's actually a calculation that measures the amount of sodium in urine compared to amount filtered by the kidneys. कि हमारी जो है वो यूरिन में कितनी और किडनी हमारी कितनी फिल्टर कितनी की थी। जी, किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए एक टूल ही है, और यूजली एक्यूट किडनी इंजरी में इसको चेक करते हैं, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। So, इसका एक फॉर्मूला है कि यूरिनरी फ्लो रेट, और फिर देखना है कि यूरिन में कितना एक्सक्रीट हुआ है डिवाइडेड बाय जीएफआर इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कितनी है। ये मेडिसिन राइट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये एक्यूट किडनी इंजरी को जब रूल आउट करने के लिए फ्रैक्शनल जो इसकी एक्सक्रीशन है सोडियम की, उसको चेक किया जाता है। लेकिन एग्जाम में सीपीएसपी इतनी ज्यादा इसकी बेसिस में नहीं जाती होती, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका आना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लूकोज क्लियरेंस। ग्लूकोज एट ए नॉर्मल प्लाज्मा लेवल, नॉर्मल हमें पता है कि 60 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज की होती है कंसंट्रेशन। इट इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। पीसीटी का फंक्शन ये है कि उसने ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करना है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो एडल्ट्स में जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। अब थ्रेशोल्ड क्या चीज है कि वो एक लिमिट है, उसके बाद जो है वो हमारी उस लेवल के बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लग जाती हैं। अब थ्रेशोल्ड यूरिन की ये है, सॉरी ग्लूकोज की ये है कि अगर उसका लेवल ब्लड में 200 मिलीग्राम तक चला जाएगा तो उसके बाद वो यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी। एडल्ट्स में ये होता है, ठीक है, क्योंकि उसके सारे ट्रांसपोर्टर वहां पे फुली सेचुरेट हो गए होते हैं। इस 375 पे उन्होंने बताया कि वो फुली उसके ट्रांसपोर्टर सेचुरेट हो जाएंगे, फर्दर ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी। नॉर्मल प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज जीएफआर। अच्छा, प्रेगनेंसी में जीएफआर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि प्राइमरीली हमें पता है कि प्रेगनेंसी में वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन का है, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, फर्दर डिक्रीज करेगा और अलाउ करेगा मोर फ्लूइड टू बी फिल्टर्ड थ्रू द किडनीज। प्रेशर डिक्रीज करेगा और ये बहुत ज्यादा फ्लूइड को है किडनी से जो है वो फिल्टर करेगा। ठीक है, और इसके अलावा रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करेगा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, और ये किडनीज के अंदर वेजोडाइलेशन होगी, यूरिन आउटपुट भी उसकी वजह से ज्यादा आएगा। अब फिल्ट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो इसमें ग्लूकोज की फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज करेगी ना। सो इसमें ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड जो है वो प्रेगनेंसी में लोअर हो जाती है। नॉर्मल बंदे में अगर 200 है और उसके 375 पे जाके सारे ट्रांसपोर्टर सेचुरेट हो जाएंगे, तो वो नॉर्मल बंदे से डिफरेंट प्रेगनेंसी में ये होगा कि थ्रेशोल्ड कम हो जाएगी, थोड़े लेवल पे भी ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगी। ग्लूकोज यूरिया जिसको कहा जाता है वो नॉर्मल, इवन अगर प्लाज्मा लेवल नॉर्मल भी है ग्लूकोज का, उस पे भी वो अपीयर हो रही होती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT2 इनहिबिटर जो फ्लोजेंस होते हैं, ये ग्लूकोज यूरिया प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे करवा रहे होते हैं। अब जो ये फ्लोजेंस हैं जिसके अंदर सिटाग्लिप्टिन ये सब आते हैं, इनका मेन फंक्शन ये है कि इन्होंने ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट को खत्म करना है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होने देना, तो ये यूरिन से इसको एक्सक्रीट करवा रहे होते हैं ग्लूकोज को। तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रखेंगे, उससे कम मेंटेन करनी होती है, इसलिए ये ग्लूकोज यूरिया करवा रहे हैं। और ये अब ये क्या करते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट को इसको इनहिबिट करेंगे ताकि ये ग्लूकोज की इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्प्शन ना हो पाए बॉडी के अंदर, तो इनका ये एक्शन होगा। ग्लूकोज यूरिया विच इज एक्चुअली ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू टू डायबिटीज मिलाइटिस। हाँ जी, डायबिटीज को चेक करने के लिए ग्लूकोज यूरिया जो है वो इसका टेस्ट करवा के देखते हैं कि यूरिन में ग्लूकोज तो नहीं आ रही। लेकिन एक चीज है स्प्ले फिनोमेना। स्प्ले फिनोमेना ग्लूकोज का है कि जो हमारे पास इसके ट्रांसपोर्टर्स हैं फॉर ग्लूकोज रीच ग्रेजुअली रेदर देन शार्पली ड्यू टू द हेट्रोजेनिटी ऑफ नेफ्रॉन्स।
represented by the portion of titration curve between threshold and this saturation level. Actually जो display phenomena glucose का है वो difference बताता है between the amount of glucose that appears in urine and the maximum amount that kidneys can reabsorb. वो कितनी reabsorb कर सकते हैं और उसके बाद कितनी हमारे यूरिन में आई है, ठीक है। तो इससे हमें रीनल यूरिन की थ्रेशोल्ड पता चलती है कि किस लेवल पे आके, किस वैल्यू पे आके ये फर्स्ट यूरिन में अपीयर होगा। दूसरा सैचुरेशन बताती है कि अब इसके ट्रांसपोर्टर की सैचुरेशन कितनी हो गई है। और जो प्लेस को बेसिकली इससे कहते हैं कि डिफरेंस होता है यूरिन थ्रेशोल्ड पे और हमारे किडनीज की सैचुरेशन पे। रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बस पता हो कि ये स्प्ले फिनोमेना जो है वो ग्लूकोज की जो है वो सैचुरेशन को और उसकी फिल्ट्रेशन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है नेफ्रॉन्स के लेवल पे। अच्छा नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन का थोड़ा सा आ गया। नेफ्रॉन का जैसे हमें पता है कि पार्ट से एफरेंट आर्टेरियोल ने ग्लोमेरुलस बनाया, ग्लोमेरुलस ने इफरेंट, इफरेंट के बाद फर्दर जो है वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज आ गई। अब दूसरी चीज में आ गई कि जो बोमेन स्पेस थी, बोमेन कैप्सूल, उसने फर्दर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी से आगे लूप ऑफ हैनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स आ गई। तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट नेफ्रॉन की अब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अच्छा जी, नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी है। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब जीएफआर, ये फिल्ट्रेशन है सारी हो गई है और फिल्टर प्रेजेंट है वोमेन स्पेस से फर्दर पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, तो अब उसके अंदर क्या चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, सबसे मेन पोर्शन जो पीसीटी के अंदर जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पूरे नेफ्रॉन्स में बहुत सारे सोल्यूट्स की पीसीटी के अंदर हो रही होती है। अर्ली पीसीटी है, उसमें यह है कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, रीअब्जॉर्ब करती है, सॉरी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है कि इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है, इसका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। और फेनिस्ट्रेटेड भी कह सकते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, रीअब्जॉर्ब करती हैं ऑल ग्लूकोज, सारा का सारा ग्लूकोज इस लेवल पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स भी, और मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, पोटेशियम, वाटर एंड यूरिक एसिड, ये सारा का सारा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि प्लाज्मा के साथ उसको मेंटेन करके रखा जाता है। जनरेट एंड सिक्रीट्स अमोनिया, अमोनिया इसी लेवल पे सिक्रीट होती है, विच इनेबल्स द किडनी टू एक्सक्रीट मोर हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसको डिटेल में सारे सारे ट्रांसपोर्टर्स को पढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे यूरिन आ रहा है, ठीक है, ये जगह यूरिन की है, ये नेफ्रॉन की टिब्यूल है पीसीटी, और यहाँ से फर्दर यहाँ पे इंटरस्टिशियम और उसके आगे मैंने बताया पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इसके अराउंड। यहाँ पे ब्लड उन कैपिलरीज के अंदर जाएगा, ये है आउटफ्लो, यहाँ यूरिन, ये टिब्यूल, और यहाँ से इधर ब्लड के अंदर ये सब कुछ जाएगा। सबसे पहले आ गया सोडियम। सोडियम ग्लूकोज का एक को ट्रांसपोर्टर होता है, इस को ट्रांसपोर्टर के थ्रू सारा का सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इस पीसीटी के लेवल पे। सोडियम जो है वो अगेन सोडियम पोटाशियम एटीपी इस पंप को यूज करेगा और सोडियम यहाँ से जाके ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेजिन कर लें, यहाँ बनी तो नहीं हुई लेकिन इमेजिन कर लें, ये देखिए लिखा है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया, पोटाशियम इनवर्ड आया यहाँ पे इस पंप के थ्रू। अब नेक्स्ट एक्शन देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसपोर्टर है, उसमें सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है और हाइड्रोजन सेल से बाहर आ रहा है। यहाँ पे अगेन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो गई, ये भी फर्दर ब्लड में चला जाएगा। अब ये हाइड्रोजन यूरिन में जो बाइकार्बोनेट आया था प्लाज्मा के थ्रू, उस बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन हुई थी, उस हाइड्रोजन कंबाइन करके ये एसिड बनाएगा, और ये फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है उसका ये एक्शन होता है कि वो इसको कार्बोनिक एसिड को फर्दर जब ये डिवाइड करेगा CO2 और H2O के अंदर, और ये फर्दर जो है वो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ट्यूब्यूल्स में जाने के बाद ये दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे एक्ट करेगा, ये दोबारा एसिड बनाएगा और फर्दर। अब ये सारा एक्शन जो है वो बाइकार्बोनेट के लिए हो रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट डायरेक्टली यहाँ से इसको पास नहीं कर सकता है, तो वो हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होगा, एसिड बनाएगा, वो फर्दर CO2 H2O में डिवाइड होगा, वो अंदर जाके दोबारा से कंबाइन होके
एसिड बनाएंगे, क्योंकि ये जो है वो अनस्टेबल है, ये ज्यादा देर तक इस पीएच पे नहीं मेंटेन कर पाता। ठीक है, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट जो कि एक बफर है, ये ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक है, इसके बाद क्लोराइड है, ये बेसिस के थ्रू ये जो है पैसिवली ये भी अंदर चला जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है इस लेवल पर ही। अब यहाँ पे एक पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन आता है। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट का एक को ट्रांसपोर्ट है, उसको जो है वो इनहिबिट करता है इस लेवल पे और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज्यादा करवा देता है। एंजियोटेंसिन 2 है अब यहाँ पे। एंजियोटेंसिन 2 ने इस एक्शन पे आके एक्ट करना है इस सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर पे, और यहाँ पे इसको स्टिमुलेट करता है। जब हमारी बॉडी में जो है वो कम हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर ही कम हो रहा होता है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो यहाँ पे एक्ट करेगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा के प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, 65 to 80% सोडियम और हाइड्रोजन इस लेवल, सॉरी वाटर जो है वो 65 to 80% इस लेवल पे, पीसीटी के लेवल पे रीअब्सॉर्ब हो चुका है अब। ठीक है, अब इससे आगे फर्दर पीसीटी से आगे आती है थिन हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पोर्शन है, जो है एक उसका है थिन सेगमेंट है जिसको थिन डिसेंडिंग, थिन सेगमेंट के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं अगर देखें तो, थिन सेगमेंट थिन डिसेंडिंग भी है और थिन असेंडिंग भी है। और जो थिक सेगमेंट है वो टोटली असेंडिंग टाइप पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थिन पोर्शन आ गया है, यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव हो रही होती है, उसको किसी भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं होती। ये मेडलरी हाइपरटोनिसिटी के थ्रू जाता है। हाइपरटोनिसिटी क्या है कि मेडुला के अंदर जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। अब हमने देखा पीसीटी के लेवल पे यूरिन जो है वो, उसके अंदर ग्लूकोज भी आ गई, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो गई, 65 to 80% रीअब्सॉर्ब हो गई। तो अब यूरिन जो है इस लेवल पे हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये फर्दर यहाँ पे आएगा तो ये सेंस करेगा कि यूरिन बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक हो गया है, तो इसको इसको मेंटेन करने के लिए वाटर जो है यहाँ पे पैसिवली पास कर जाता है यूरिन की हाइपरटोनिसिटी को कम करने के लिए। अब ये जो एरिया है ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल है, सोडियम वाटर के साथ एक्टिवली नहीं, सॉरी सर, पैसिवली रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। सोडियम को अगेन कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए यहाँ पे एंटर होने के लिए। तो ये क्या होगा कि कंसंट्रेटिंग सेगमेंट के थ्रू वाटर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करेगा, तो अब सोडियम जो है वो उसी पोटेंशियल उसकी ग्रेडियंट की वजह से सोडियम, इस सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड इस एक्सचेंजर को यूज करेगा इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ये सारे अंदर जाएंगे और फिर फर्दर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के थ्रू सोडियम ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये अब फिर से कंसंट्रेटिंग सेगमेंट आ गया। ठीक है, पहले वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ, ठीक है, उसके बाद वाटर ज्यादा आने की वजह से अब सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, तो अब ये फर्दर यूरिन इसकी वजह से जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। कंसंट्रेटिंग सेगमेंट है ये। ठीक, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को फर्दर जो है इसने रीअब्सॉर्ब कर लिया, इनडायरेक्टली इंड्यूस करेगा इसकी मैग्नीशियम और कैल्शियम बाकी आयंस को भी लेकर जाएगा। वाटर के लिए इम्परमिएबल है लेकिन ये यूरिन को लेस कंसंट्रेट बना देगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लेस कंसंट्रेट में सोल्यूट कम होता जाएगा, और सोडियम जो है वो इस लेवल पे 10 to 20% तक रीअब्सॉर्ब होता है। पीसीटी में 65 to 80%, उसके बाद 10 to 20%। अब बात हो रही है, ये है उसके की बात हो रही है, reabsorb sodium and chloride which is impermeable to hydrogen. Just a minute, I just need a break.
अच्छा जी, तो हम डीसीटी को डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड की फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन ये साइड जो है यहाँ पे अगेन वाटर इम्परमिएबल होगा। तो जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी यूरिन के अंदर से, तो यूरिन फुली डाइल्यूट हो जाएगा, हाइपोटोनिक इसको कहा जाएगा। इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल जो है वो कम होंगे और वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाटर की ये साइड जो है इम्बर्बेबल होती है। हमने पढ़ा है कि वाटर जो है वो उसकी मेन रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एडीएच की वजह से कलेक्टिंग डक्ट्स पे होती है। अब यहाँ सारे पोर्शंस में मेन सोल्यूट रीअब्जॉर्ब हो चुका है जितना भी होना था, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा एक्शन है कि पैराथायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है और कैल्शियम की सोडियम एक्सचेंजर के थ्रू कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है यहाँ पर। सो ये डीसीटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पे बताया कि 5 to 10% सोडियम जो है वो इस लेवल पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स और अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स। अब प्रिंसिपल सेल्स जो हैं, इसमें जो है मेन फंक्शन क्या है कि सोडियम इन एक्सचेंज फॉर सिक्रेटिंग पोटेशियम एंड हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का एक्शन होगा। ये देखिए एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर है वो यहाँ आके बाइंड करेगा और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के थ्रू ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा यहाँ पे। दूसरा मेन एक्शन यहाँ पे होगा कि एडीएच का जो V2 एक्वापोरिन रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एडीएच आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसके बाद ये वाटर की यूरिन से अंदर जो है इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, ठीक है। फिल्ट्रेट में से वाटर को यूरिन के अंदर लेकर आएगा। अब एल्डोस्टेरॉन का हमें पता है कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। और ये थोड़ा सा एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी चीज है कि ये किस तरह से एक्ट करता है। इसका रिसेप्टर जो आगे इसकी सिग्नलिंग है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, एडीएच V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, एक्वापोरिन के थ्रू वाटर को जो है वो चैनल करेगा एपिकल साइड पे, और यहाँ इस लेवल पे 3 to 5% सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये इसका सारा था कि पीसीटी में मेन सोल्यूट्स रीअब्सॉर्ब हो गए, 65 to 80% सोडियम उस जगह पे गया। उसके बाद फर्दर जो है वो 10 to 20%, फिर 5 to 10% इस तरह है। और कलेक्टिंग डक्ट्स में मेन वाटर का जो था वो रीअब्सॉर्प्शन हुआ। और एल्डोस्टेरॉन का एक्शन प्रिंसिपल सेल्स पे आके कलेक्टिंग डक्ट्स के होता है। अब कुछ इसी से रिलेटेड कुछ ट्यूबुलर डिफेक्ट्स हैं, रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। इन सारों में से पांच पेपर में सबसे ज्यादा फैनकोनी सिंड्रोम का ही पूछा गया है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आता है। फैनकोनी सिंड्रोम क्या होता है कि जनरलाइज रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है पीसीटी के अंदर। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, इन सब की एक्सक्रीशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अब क्या चीज है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास ये कि नॉर्मली हमें पता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ने बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। अगर वो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर लॉस होता जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में बाइकार्बोनेट लेवल कम होगा। ब्लड की पीएच जो है वो फर्दर मेटाबॉलिक एसिड कम होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ लेकर चला जाएगा। दूसरी चीज ये कि फॉस्फेट की वहां से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, हाइपोफॉस्फेटीमिया इस कंडीशन में हो रहा है, क्योंकि जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वो इम्पेयर रीअब्जॉर्प्शन करेंगे तो फॉस्फेट यूरिन में आएगा, जिसकी वजह से ब्लड फॉस्फेट लेवल कम है। और इसी तरह हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया में ये अच्छा एक चीज है, ऑस्टियोपिनिया का भी कुछ वॉल्यूम्स में डिस्कस किया हुआ था कि जब यही फॉस्फेट लेवल कम होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी फॉस्फेट की, तो ऑस्टियोपिनिया हो जाएगा, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि जब फॉस्फेट का बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो गया है, तुम्हें पता है कि जो बोन की मिनरलाइजेशन मेनली हो रही होती है, नॉर्मल मिनरलाइजेशन, उसके लिए हमें फॉस्फेट की जरूरत होती है। तो अगर नहीं होगा तो बोन्स वीक ब्रिटल हो जाएंगी, ऑस्टियोमलेशिया ऐसी कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें कुछ फैनकोनी सिंड्रोम के प्रीवियस कॉजेज बताए हुए हैं आपको। हेडेड डिफेक्ट, विल्सन डिजीज है, टेरोसिनीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, इस्कीमिया, मल्टीपल माइलोमा, ड्रग्स, ये सब है, ठीक है। और फर्दर इसमें बताया कि क्या होता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, रिकेट्स, ऑस्टियोपिनिया जो मैंने अभी बताया आपको कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी हाइपोफॉस्फेटीमिया की वजह से, और वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इटसेल्फ बहुत बड़ा मेन फैक्टर हो जाएगा, पेशेंट को अफेक्ट करेगा। तो फैनकनी सिंड्रोम पास्ट पेपर में पूछा गया है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है बार्टर सिंड्रोम। रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगा। इसमें सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड का जो एक को ट्रांसपोर्टर था वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आएगी। इसमें होता है कि कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तो ये प्रॉपर सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से सोडियम डिस्टल नेफ्रॉन के अंदर ज्यादा जाएगा, ज्यादा एक्सक्रीट होगा, और वो जब डिस्टल पोर्शन में पहुंचेगा तो वो किडनी को स्टिमुलेट करेगा कि अब पोटाशियम की भी जो है वो एक्सक्रीशन ज्यादा हो, हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा आएंगे, जिसकी वजह से बॉडी में से हाइड्रोजन आयन जब ज्यादा निकलेगा तो पीएच ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ हमारी बॉडी जाएगी। हाइपोकैलेमिया होगा कि पोटाशियम भी ज्यादा डंप हुआ है, सोडियम गया है, तो उसकी वजह से पोटाशियम भी ज्यादा एक्सक्रीट हुआ है। एक्सेसिव पोटाशियम एक्सक्रीशन हो गई तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और इसमें ये है कि क्रॉनिक लूप डायबिटिक्स की वजह से भी सेम यही कंडीशन आती है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोक्लेमिया या हाइपरकैल्सीयूरिया हो जाता है। अब जेटलमैन सिंड्रोम है, इसमें डीसीटी में एनएससीएल की रीअब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम टू द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगी। जो है जब ज्यादा आएगी सोडियम तो वो रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन हो जाएगी। वो ब्लड पीएच को ज्यादा करेगी और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा ऐसी कंडीशन के अंदर। इसके अलावा पे मैग्नीशियम की कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो हाइपोमैग्नीसीमिया हाइपोकैल्सीरिया होगा, और सेम मैकेनिज्म के थ्रू के पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी ज्यादा होगी सोडियम की वजह से, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट लिडल सिंड्रोम में क्या होता है कि रीजन उससे है कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, सोडियम चैनल डिग्रेडेशन, जो एपिथेलियल सोडियम चैनल था उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कोलेक्टिंग डिग्रेडेशन कम होगी और इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, वो चैनल बहुत ज्यादा एक्ट करने लग जाएगा, उसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आएगी। किडनी जो है वो बहुत ज्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, सोडियम की रिटेंशन बॉडी में ज्यादा होगी, वाटर की रिटेंशन ज्यादा होगी, और ऑपोजिट ये होगा कि पोटाशियम लॉस हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ हमारी बॉडी चली जाएगी। सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस, कॉर्टिसोल का है एक्शन थोड़ा सा। कॉर्टिसोल एक्टिवेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, बच्चों के कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट करे होते हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो कॉर्टिसोल ज्यादा आएगा, कॉर्टिसोल हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन की इसकी एक्टिविटी को ज्यादा करेंगे। हमारी बॉडी में जो है वो सोडियम की रिटेंशन ज्यादा होगी, वाटर की रिटेंशन ज्यादा होगी, और पोटाशियम लॉस होगा, हाइपोकैलेमिया आएगा। सोडियम वाटर रिटेंशन ज्यादा होने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो एल्डोस्टेरॉन लेवल तो नेगेटिव फीडबैक से कम हो जाएगा। और यूजुअली कॉर्टिसोल का एक्शन में पता है कि बिल्कुल एल्डोस्टेरॉन का तरह ही हो रहा होता है, बॉडी इसमें ऐसी कंडीशन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ चली जाती है। इन सारों में वही बात है कि अगर पास्ट पेपर्स को देखा जाए तो सिर्फ फैनकनी सिंड्रोम तक वो ज्यादा रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ रीनल डिसऑर्डर्स कुछ हैं इसमें, है कि ऐसा एडीएच जिसमें सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन जब ज्यादा हो जाती है तो उसमें एडीएच का जैसे हमें पता है कि उसमें ब्लड प्रेशर को उसको ज्यादा वाटर रिटेंशन ज्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बार्टर सिंड्रोम का भी हमने डिस्कस किया है, इंसानों को रीनल सिक्रेटिंग ट्यूमर, रीनल जब ज्यादा सिक्रीट होगा तो वो एल्डोस्टेरॉन को ज्यादा सिक्रीट करवाएगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर वाटर रिटेंशन ज्यादा करवाएंगे और हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है उसमें हम पता है कि एल्डोस्टेरॉन अगेन वही चीज है कि एल्डोस्टेरॉन ज्यादा होगा सिक्रीट, ब्लड प्रेशर को वो ज्यादा करेगा, लेकिन इसमें प्लाज्मा रीनन का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको वो नेगेटिव फीडबैक से कम कर देगा। ठीक है, लिडल सिंड्रोम को भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है रिलेटिव कंसंट्रेशन अलोंग प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये एक्चुअली किसी स्पेसिफिक सोल्यूट की कंसंट्रेशन बताई गई है कि वो, अभी हमने इस चीज को पहले भी डिस्कस किया था कि अगर तो उसकी कंसंट्रेशन जीएफआर से कम है, दैट मीन्स कि वो फ्रीली जो है वो सिक्रीट नहीं हुआ। ठीक है, और अगर वो उसकी इक्वलाइज का मतलब है कि ना ही वो फिल्टर हुआ है, या सब्सटेंस ना ही वो या सोल्यूट जो है वो ना ही वो सिक्रीट हुआ है ना ही वो फिल्टर हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ये रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। इस चीज का हमें पता तो है लेकिन रिवाइज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कम होगा, रीनल बैरोरिसेप्टर्स उसको सेंस करेंगे ब्लड प्रेशर कम है, या फिर मैक्युलर डेंसा
के पोर्शन में जब सारा फिल्ट्रेट जाएगा और देखेगा कि इसमें सोडियम क्लोराइड कम है यूरिन के अंदर, उसकी डिलीवरी कम है सॉरी इस फिल्ट्रेट के अंदर, और सिंपैथेटिक टोन की ज्यादा हो जाए बीटा वन रिसेप्टर्स की, तो ये सारे के सारे रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, वहां से ये रीनन को रिलीज करवाएगा। ये रीनन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और यही फिर एसी जो हमारा एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इस 1 को 2 में कन्वर्ट करवाएगा। एसी जो है हमें पता है कि ये लंग से आ रहा है, फिर 2 में कन्वर्ट करवाएगा। 2 के फर्दर कुछ एक्शंस है, एक तो ये सबसे पहले जाएगा थर्ड सेंटर पे। ठीक है, थर्ड सेंटर में के एडीएच वहां से सिक्रीट करवाएगा। एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि हमारे वहां से हाइपोथैलेमस से आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। एडीएच जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करेगा एक्वापोरेंस के थ्रू, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक एक्शन ये होगा, थ्रस्ट को स्टिमुलेट करेगा कि पेशेंट को पर्सन को पता हो कि मैंने पानी ज्यादा पीना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यही एंजियोटेंसिन 2 जो है एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन करवाएगा एड्रिनल ग्लैंड में से। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन होगी, और ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल ऑफ दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे जाएगा। वहां पे इसके दो एक्शन होंगे, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, पोटाशियम की सिक्रीशन करवाएगा। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को भी यूज करता है, और एपिथेलियल सोडियम चैनल को भी वहां पे यूज करता है। दूसरा, ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स पे जाके हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवा देगा। ठीक है, थर्ड क्या है, सोडियम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर इन सबकी रीअब्जॉर्प्शन को करवा रहा होता है। हमें पता है ये चीज, पहले भी हमने पढ़ी है। ठीक है, उसको और ज्यादा इनहेंस कर देगा। फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा कि अब आप रीनल प्लाज्मा फ्लो को जो है वो कम करें। मैंने बताया था जब प्लाज्मा फ्लो कम होगा डैम इफेक्ट आएगा, पूलिंग की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और फिल्ट्रेशन सडन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जीएफआर को प्रिजर्व करके रखेगा। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 है, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को ज्यादा करते हैं। तो ये सारे एक्शन जो हैं वो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू हो रहे होते हैं। हम लोगों का ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम में ये होगा कि एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन होगी, और वो बस अपनी रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स पे एक्ट करके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। लेकिन नहीं, इसका एडीएच पे भी एक्शन है, एल्डोस्टेरॉन पे तो है ही, इसके अलावा ये पीसीटी के लेवल पे भी एक्ट करेगा, इफरेंट आर्टेरियोल्स पे भी करेगा, और इसके अपने बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू भी एक्ट करेगा। अब ये कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आगे, कि रीनन है एक हार्मोन, ये रिलीज हो रहा है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से रिलीज हो रहा है। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से आता है, रीनल परफ्यूजन प्रेशर जब कम होता है तो वहां से ये सिक्रीट होता है, और ये बीटा 1 इफेक्ट के थ्रू जो है रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। कि ये कुछ इसके एक्शंस है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, इसका एक्शन क्या है, ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करवाता है। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि 1 की 2 में जो कन्वर्जन है वो एसीई के थ्रू हो रही है, और ये किस जगह पे हो रही है, लिवर में है, लंग्स में है, किडनी में है। मोस्टली इसको किडनी में ऑप्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, ये लंग्स में हो रही होती है, एंजियोटेंसिन 2 वहां पे बन रहा होता है। ठीक है, लंग्स के वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में बन रहा होता है। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 2 है, जो कि ब्लड वेल आगे हमने देखा उसका एक्शन था, उसने ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाया। ठीक है, थर्ड सेंट, अब सारी जो उसके फर्दर एक्शन थे भी हमने 5 डिस्कस की हैं। ठीक है, नेक्स्ट एएनपी और बीएनपी, अब ये क्या है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक है हमारे पास पेप्टाइड, और ये ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है। एएनपी जो वो एट्रिया से, और बीएनपी वेंट्रिकल से आता है वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, ये ऑपोजिट एक्ट करते हैं। ठीक है, जब ये देखते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर, तो ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, जीएफआर को ये ज्यादा करेंगे, डायलेशन करके, वेजो डायलेशन होगी, जीएफआर ज्यादा होगा, तो वो सेंस करेगा कि अब रीनन को कम हो जाना चाहिए, एल्डोस्टेरॉन रीनन वाला जो सिस्टम है उसको एक्टिविटी अपनी कम करनी चाहिए। ठीक है, और नेट्रियूरेसिस करवाएगा, ये यूरिन में बहुत ज्यादा फ्लूइड को निकालेगा बॉडी से। ये ऑपोजिट एक्ट करता है एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन रीनन के। नेक्स्ट एडीएच है, वेजोप्रेसिन भी इसका दूसरा नाम है। इसने सीरम ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करना होता है, और ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है कोलेक्टिंग डक्ट्स में वाया एक्वापोरेंस। और इसके अलावा ये यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है मेडुलरी कोलेक्टिंग डक्ट्स में, टू मैक्सिमाइज द कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली ये वाटर की बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा, तो फिर ये
यूरिया की भी रीअब्जॉर्प्शन साथ में करवाएगा, सिर्फ ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन प्राइमरी एक्शन इसका ये है कि ये सीरम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन है, ये ईसीएफ वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, हाइपोवोलेमिक स्टेट में ये रिलीज होता है और ये हाइपरकेलेमिया में भी सिक्रीट होता है। ये पोटेशियम की एक्सक्रीशन को बॉडी से ज्यादा करवाता है और इसका साइड इफेक्ट फिर यही है कि हाइपोकेलेमिया कर देगा। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर पेशेंट को हाइपोकेलेमिया हो जाएगा। Next है juxtaglomerular apparatus. It consists of mesangial cells, juxtaglomerular cells, which are modified smooth muscles of efferent arterioles, and the macula densa. Macula densa जो है वो बेसिकली एक सेंसर है जो कि सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए डीसीटी में प्रेजेंट होता है। अब यही juxtaglomerular cells है वो रीनन को सिक्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल ब्लड प्रेशर, या फिर सिंपैथेटिक टोन बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू ज्यादा आएगी और वो सारा ये वही एक्शन है कि फिर ये रीनन को रिलीज करवाएंगे और वो इफेरेंट आर्टिकल्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन वहां पे करवा के रीनल प्लाज्मा फ्लो को कम करेगा, डैम इफेक्ट के थ्रू जीएफआर को ज्यादा करेगा। ठीक है, ये सारा वही चीज है। अब ये ऑपरेटर्स जो है इट प्रिवेंट्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन जीएफआर थ्रू ऑटो रेगुलेशन एंड मेंटेन जीएफआर लॉन्ग टर्म थ्रू रेगुलेशन ऑफ रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब बीटा ब्लॉकर्स का इसी साइड पे एक्शन होता है कि ये बीटा 1 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus में उसको जो है ये इनहिबिट करते हैं, रीनल रिलीज को रोकते हैं। बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे इस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं कि ये वाटर सोडियम रिटेंशन को रोकेंगे, बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कुछ इसके किडनी के कुछ सिंथेटिक फंक्शंस हैं जिसमें एरिथ्रोपोइटिन आता है। It is released by interstitial cells in peritubular capillaries in response to hypoxia. अब इसी एक लाइन के अंदर दो एमसीक्यूज आते हैं। ये पूछा जाता है कि रेट्रोपोइटिन किस जगह से आता है, juxtaglomerular सेल से या पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से रिलीज हो रहा है, और दूसरी चीज होती है कि ये इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया आता है। अब उस एमसीक्यू में ना दो तरह की बातें पूछी होती हैं। अक्सर वो पूछते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन, जैसे ये हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, इट इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये हार्मोन होता है सिक्रीट। लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, ये ब्लड की इनकी आरबीसी की फॉर्मेशन को कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिन इज सिक्रीटेड ड्यू टू एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का काम ये होता है कि एरिथ्रोपोइसिस करवाए हमारी बॉडी में। तो वो थोड़ा सा ना इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि वो कहते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस को क्या चीज स्टिमुलेट करिए, तो स्टूडेंट जो है वो हाइपोक्सिया को ऑप्ट कराते हैं। तो ये थोड़ा सा बस एक टंग रोल या एक ट्रिक ही है कि रेथ्रोपोइसिस को रेथ्रोपोइटिन से स्टिमुलेट करा और रेथ्रोपोइटिन को जो है वो पीछे से हाइपोक्सिया कर रहा होता है। बात सारी एक ही है, बस पूछने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फाइनली इसको देख के ऑप्ट कीजिएगा आप। अच्छा, जब क्या करता है ये आरबीसी की प्रोलिफरेशन करता है बोन मैरो में एंड एडमिनिस्ट्रेट फॉर एनीमिया सेकेंडरी टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। सीकेडी के पेशेंट में बताया कि क्रॉनिक एनीमिया इसलिए हो जाता है कि इसकी सिक्रीशन नहीं हो पाती, और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड को थिक कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी मेन एक्शन ये होता है कि जो 25 हमारे पास हाइड्रोक्सी एसिड है कैल्सीडायोल जिसको कहते हैं, इसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है जिसे विटामिन D3 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन D3 की जो मेन कन्वर्जन है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ये यहाँ पर होनी होती है किडनीज में, और इसको जो चाहिए होती है कैल्शियम, फर्दर जाके इसने आके कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। और जो हार्मोन है वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज है जो कि इसकी कन्वर्जन किडनीज में करवा रहा होता है। सो सीकेडी के पेशेंट के अंदर विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर फर्दर ये होता है कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो ये फर्दर इशू चलता जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट होते हैं, और मैंने बताया था कि एफरेंट आर्टेरियोल्स को ये वेजोडाइलेट करते हैं, रीनल ब्लड फ्लो को ये ज्यादा करते हैं। तो एनसेड्स इस सेक्शन पे एक्ट कर रही होती हैं, इसको ब्लॉक करके जीएफआर को कम कर रही होती हैं। इसलिए होता है कि एनसेड्स बहुत हाई डोजेस में जो है एक्यूट किडनी इंजरी भी इसी वजह से करवा रही होती हैं। डोपामीन, अच्छा जी, डोपामीन इट इज सिक्रेटेड बाय पेरिटिबुलर सेल्स, प्रोमोट्स नाट्रियूरेसिस। ठीक है, ये ऑपोजिट एक्शन है इसका एल्डोस्टेरोन से। ठीक है, और ये ब्लड को, सॉरी फ्लूइड को यूरिन के थ्रू ज्यादा बाहर निकालेगा, तो प्लाज्मा फ्लो को भी ज्यादा करेगा, लेकिन इसका जीएफआर पे कोई खास एक्शन नहीं होता। बहुत माइनर इसका एक्शन है किडनी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किडनी में भी ये थोड़ा सा प्रोड्यूस हो रहा है। अब हार्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी, अब ये चीज हमने पढ़ी है कि एंजियोटेंसिन 2 करता है, पैराथायराइड हार्मोन है जो कि विटामिन डी की कन्वर्जन करवा रहा है एक्टिव फॉर्म में, एल्डोस्टेरोन है, एडीएच है,
ये वही चीज़ है जो हमने सारी डिस्कस की, और ये दोबारा से, और ये ANP BNP की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये जब सेंस करेंगे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है एट्रिया वेंट्रिकल्स में, देखते हैं, तो ये फिर नेट्रीयूरेसिस करवा देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम लॉस ज्यादा करवाएंगे फिर। अच्छा, एक चीज पोटाशियम शिफ्ट, ये चीज भी आपको पता चलनी चाहिए कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी में हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया करवा रहे हैं। पोटाशियम की मेन एक्सक्रीशन तो हमारी किडनी के थ्रू हो रही है ना, तो इसलिए इस जगह पे इसको डिस्कस करना भी जरूरी है। अच्छा, सीरम हाइपोस्मोलैरिटी कि कैसे है कि ये हमारी सीरम की हाइपोस्मोलैरिटी जो है वो जो है हाइपोकैलेमिया कैसे करवाएगी। Hyperosmolarity causes hypokalemia by triggering a shift of potassium ions from the ECF into cells। ये स्टिमुलेट करेगी कि अब जो है वो हाइपोस्मोलैरिटी हो गई है, तो सेल्स के अंदर जो है वो इसको लेकर जाया जाए पोटाशियम आयंस को, क्योंकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को वो देखिएगी, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होगी पोटाशियम की सेल्स के अंदर, तो वो सीरम की जो है वो कंसंट्रेशन को कम कर देगी पोटाशियम की, जिसकी वजह से वो हाइपोकैलेमिया की स्टेट आ जाती है। इसमें मतलब इसको समझने का ये है कि जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक हो गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर प्रेजेंट है। हम हर टाइम पे होम्योस्टेसिस का जो वर्ड ये है कि हमने होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। अब ECF के अंदर भी मेंटेन करनी है। अगर उसमें पानी ज्यादा हो गया है, वो हाइपोटोनिक हो गया है, यानी कि उसके अंदर पानी ज्यादा है, सोल्यूट्स कम है, तो ये सोल्यूट जो है वो सॉरी हाइपोटोनिक हो गया, उसके अंदर सोल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, तो ये सोल्यूट जो है इसमें हमने सोल्यूट्स को ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू वाटर को जो है वो सेल्स के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, ताकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इक्वलाइज थोड़ा सा किया जाए। उसकी वजह से फिर फर्दर पोटाशियम अंदर जाएगा और वो पीछे हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। अब है अल्कलीमिया। अल्कलीमिया क्या चीज होती है कि अल्कलोसिस या अल्कलीमिया है कि जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाती है, तो वो ट्रिगर करती है मैकेनिज्म से, पोटाशियम जो होता है वो ब्लड से सेल्स में जाना शुरू हो जाता है और हाइपोकैलेमिया हो जाता है। ये यूजुअली किडनी के अंदर होता है, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम की बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, सेलुलर पोटाशियम शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक है। अल्कलोसिस के अंदर फिर इसीलिए हाइपोकैलेमिया हो जाता है, सोडियम को सिर्फ बैलेंस करने के लिए। और कुछ है, इंसुलिन का भी हमने चीज पढ़ी है कि इंसुलिन का सबसे ज्यादा इमीडिएट एक्शन होता ही ये है कि ये पोटाशियम की सेल्स में एंट्री को ज्यादा करती है, पीछे बॉडी में हाइपोकैलेमिया कर देती है। इसके अलावा ये बीटा एगोनिस्ट है, ये भी हाइपोकैलेमिया करवाते हैं, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे जो कि मसल्स सेल्स पे यूजुअली, और ये इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटाशियम आयंस करवाएंगे। जब इफेक्टिवली ये ब्लड स्ट्रीम में से पोटाशियम निकाल लिया जाएगा तो पीछे हाइपोकैलेमिया हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि हाइपरकैलेमिया कुछ किन वजहों की वजह से होता है। डाइजॉक्सिन की वजह से, जिसको डिजिटालिस भी कहते हैं, हाइपरकैलेमिया करता है, क्योंकि ये सोडियम पोटाशियम जो पंप है हमारी नॉर्मल सोडियम पोटाशियम ATPase पंप सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, उसको ये डाइजॉक्सिन, इसका दूसरा नाम डिजिटालिस, ये जाके उसको इस पंप को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जब इसको इनहिबिट करेगा तो पोटाशियम की जो नॉर्मल इनकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, सोडियम ने ECF में रहना है, पोटाशियम ने ICF में रहना है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और पोटाशियम सारा का सारा बाहर के कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। लेकिन ये है कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी भी ऐसे करवाती है कि जब ECF बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए यहाँ पर, ठीक है, हाईली कंट्री टू एलिवेटेड सोल्यूट लेवल्स, तो वाटर जो है वो सेल से ड्रॉ किया जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, वो साथ में पोटाशियम को लेकर आ रहा होता है, रिवर्सिबल एक्सचेंज होती है, तो वाटर साथ में पोटाशियम को लेकर आएगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया की स्टेट आ जाएगी। फिर है कि सेल लाइसिस है। सेल लाइसिस में क्या होता है कि जब सेल्स ब्रेक डाउन होती है तो वो इंट्रासेलुलर, जब सेल्स किसी भी तरह की जब लाइसिस होगी तो उनका इंट्रासेलुलर कंपोनेंट एक पोटाशियम है वो सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। फिर है कि एसिडोसिस या एसिडीमिया है। इसमें ये होता है कि जब बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो पोटाशियम आयन जो है वो सेल से बाहर की तरफ आना शुरू होते हैं। इधर हमारे पास एसिडोसिस हो गई है। एसिडीमिया का मतलब ये कि हाइड्रोजन आयन ब्लड में ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयंस ये है कि पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देती है, सॉरी इनसाइड ऑफ द सेल जाती है और हाइड्रोजन को बाहर भेजना शुरू कर, सॉरी मैं कह रही हूँ कि एसिडीमिया है, ब्लड के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन को सेल के अंदर भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज में पोटाशियम को बाहर ले लिया जाएगा एसिडोसिस को मेंटेन करने के लिए, जो पोटाशियम ECF में ज्यादा हो जाएगा।
इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स का भी एक एक्शन होता है, ये हाइपरकैलेमिया करवाते हैं, क्योंकि ये जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप की, ये भी डाइजॉक्सिन की तरह उसकी पंप को रोक रहे होते हैं, उसको इनहिबिट करवा रहे होते हैं। सो ऑपोजिट एक्शन होता है, पोटाशियम ईसीएफ में ज्यादा हो जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा इसमें एक सक्सिनलकोलिन का बताया हुआ है। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, निकोटेनिक है, इन रिसेप्टर्स पे आएगा, ठीक है, और डिपोलराइजेशन करवाएगा, जिसकी वजह से पोटाशियम रिलीज मसल से जो है वो फर्दर ब्लड में सिक्रीट होगा और हाइपरकैलेमिया करवाएगा। सक्सिनलकोलिन का भी एक एक्शन होता है, और यूजुअली बर्न्स, ट्रॉमा और फर्दर न्यूरोलॉजिकल डिजीज में ये मसला होता है। इसके अलावा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में भी होता है कि हाइपरकैलेमिया होता है, क्योंकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंटेंस एक्टिविटी के दौरान, तो ये पोटाशियम को ब्लड में रिलीज करवाते हैं फास्टर, बहुत ज्यादा सी, ठीक है, ताकि बॉडी इनको रीअब्जॉर्ब करे। तो एक टेम्पोरेली थोड़ा सा राइज हो जाता है स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में हाइपरकैलेमिया में, लेकिन ये खुद ही सेटल हो जाता है। बहुत ज्यादा कि मसल इंजरी हो, सेल लाइसिस हो, उसमें जाके फिर होने के चांसेस, परसिस्टेंट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से कुछ इसमें हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया का बताया। हाइपोकैलेमिया में सॉरी हाइपरनेट्रीमिया है, सोडियम से रिलेटेड। हाइपोनेट्रीमिया है, हमें पता है कि उसकी वैल्यू 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो तो उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। पेशेंट को नॉजिया, मेले, स्टूपर, कोमा, सीवियर्स हो सकती हैं, और अगर ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, तो ये इरिटेबिलिटी, स्टूपर या कोमा करता है। पोटाशियम की कुछ इफेक्ट है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ईसीजी चेंजेस ज्यादा जरूरी है। पोटाशियम का अगर लेवल जो है वो हमारे हाइपोकैलेमिया में होता है कि वो 3.5 से कम हो जाए, या यूजुअली 3.3 भी कुछ लोग कहते हैं, तो उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। और ईसीजी पे यू वेव्स आएंगी या फिर टी वेव्स फ्लैटन होना शुरू हो जाएंगी। पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, मसल क्रैम्प, स्पैज्म या वीकनेस। लेकिन अगर हाइपरकैलेमिया हो कि इसकी वैल्यू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाए, तो इसमें ईसीजी पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड होना शुरू हो जाएंगे, टॉल पीक्ड टी वेव्स जिसको कहा जाता है, ईसीजी पे वो आएंगी, एरिथमिया और मसल वीकनेस होगी। नेक्स्ट है आपके पास हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम जो है उसमें कमी की वजह से टेटनाइज, सीवियर्स, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और ईसीजी होगी, और ट्विचिंग होगी। इसमें दो साइंस होते हैं, ट्रोसिस और शॉस्टिक साइन, इनको चेक किया जाता है। और हाइपर कैल्सीमिया हो गया तो रिनल स्टोन्स बनेंगे, बोन पेन है, एब्डोमिनल पेन, थ्रोन्स का मतलब है कि यूरिनरी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाइपरकैल्सीयूरिया की वजह से वहां पे पेन होगी पेशेंट को, और एंजाइटी, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। इसके अलावा मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट होता है टॉर्सिड्स, ये डीपॉइंटेज एक कंडीशन करवा देती है। ये एक्चुअली वेरी फास्ट हार्ट रेट होता है, टेकिकार्डिया होता है, जो कि हमारे वेंट्रिकल्स में स्टार्ट हो जाता है हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया होगा इसमें साथ में पेशेंट को, और हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होगा कि ये इसकी डीटीआर, जिसको डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है, ये कम हो जाएंगी, ठीक है। लिथार्जी होगी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डिक अरेस्ट या हाइपोकैल्सीमिया। फॉस्फेट है, अगर फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होगी तो बोन लॉस, ऑस्टियोमलेशिया, मैंने बताया ऑस्टियोपेनिया हो जाता है कि बोन मिनरल डेंसिटी कम होगी, बोन की मिनरलाइजेशन ही इसने फॉस्फेट नहीं करवानी है, वो नहीं हो पाएगी, तो वीक ब्रिटल सी बोन्स बनेगी। और अगर यही फॉस्फेट ज्यादा हो जाए तो वो रीनल फॉस्फेट स्टोन्स करवाता है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशंस और हाइपोकैल्सीमिया करवा देगा। अच्छा जी। अच्छा, एसिड बेस बैलेंस एक सेपरेट से इसका टॉपिक होना चाहिए रीनल सेल फिजियोलॉजी में, और टाइम के मुताबिक देखा जाए तो कंप्लीट नहीं होगा। एक सेपरेट, एक होल न्यू कॉन्सेप्ट है इसका। और साथ में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसको एक सेपरेट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे हम कहीं। अभी तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं इन एनी ग्रुप। आई विल आंसर योर क्वेरीज। तो वही, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज।